नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद पर एफआईआर दर्ज है। पुलिस उनकी तलाश पिछले कई दिनों से कर रही है और वो लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंककर जगह जगह बदल रहे हैं, फरार चल रहे हैं। लेकिन कब तक, सवाल है, कब तक मौलाना साद अपनी खैर बनाएंगे? कभी ना कभी तो कानून का पंजा उन्हें दबोचने में सफल होगा। लेकिन इन सभी प्रकरणों के बीच में एक सवाल है जो उठ रहा है कि आखिर कोई भी आरोपी पुलिस से इतने दिनों तक कैसे बच सकता है? आखिर इस साद को खाद पानी कौन दे रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। आज की बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर कौन दे रहा है साद को खाद। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। जी हाँ, तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार मौलाना साद इतने दिनों तक कहां पर छुपा हुआ है, और छुपा हुआ है। पुलिस लगातार ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, तो संरक्षण कहां से मिल रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई राजनीतिक संगठन है, कोई सामाजिक संगठन है, कोई रिश्तेदार है, कोई घर परिवार वाले हैं जो इतनी ज्यादा चीजों को समझते हैं, जानते हैं कि जहां जहां पर पुलिस पहुंचती है छापेमारी करने से, वहां से उसको रवाना कर दिया जाता है। यह बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार मौलाना साद को पुलिस कब ढूंढेगी और कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बीजेपी से दिनेश सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट विपिन शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही हिंदू धर्मगुरु कंचन गिरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। थोड़ी देर में मुस्लिम स्कॉलर भी फजील साहब हमारे साथ में जुड़ेंगे। शुरुआत दिनेश जी मैं आपसे करना चाहूंगी कि आखिरकार मौलाना साद क्या इतना ज्यादा शातिर तो जाहिर तौर पर है, किसका संरक्षण मिल रहा है जो पुलिस उसको नहीं ढूंढ पा रही है? दिल्ली की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है लेकिन साद तक नहीं पहुंच पा रही है। कौन सा ऐसा बिल बनाकर मौलाना साद बैठा हुआ है जहां पर पुलिस का शिकंजा अभी तक नहीं पड़ पा रहा है? नहीं सृष्टि जी, निस्संदेह कि मोहम्मद साद जो है वो सातिर तो है ही है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है। और जो इतनी बड़ी मरकज चला रहे हों, जो निजामुद्दीन मरकज के जो प्रमुख रहे हों, और इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाने के बाद अभी तक वो कानून से दूर हैं, तो निश्चित तौर पर उनके सातिराना अंदाज में कहीं से कोई कमी नहीं है और कोई कह भी नहीं सकता है कि वो सातिर नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं
कि मोहम्मद साद कितने भी बड़े साद हों और कितना भी ज्यादा उनको पानी और खाद मिल रहा हो, लेकिन वो कानून से बड़े हाथ उनके नहीं हो सकते हैं। वो चूहे और बिल्ली का खेल जरूर खेल रहे हैं, लेकिन कहीं कितना भी खेल खेलें और किसी भी बिल में घुस जाएं तो चौहा अंतोगत्वा उसको उस बिल से निकाल ही लेता है। और दिल्ली पुलिस और इस देश की पुलिस इतनी सक्षम है और कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि मोहम्मद साद ज्यादा दिन तक आंख मिचौली का खेल नहीं कर सकते हैं। बहुत जल्द वो कानून के शिकंजे में होगा और कानून अपना काम बाखूबी कर रहा है। नहीं, ठीक है, देखिए कोशिश यहां लगातार जारी है। विपिन जी, सवाल मेरा ये है अब आपसे कि जहां मतलब पूरे समाज को लगा कि कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, बुद्धि ठिकाने पर आ रही है, क्योंकि एक समाज के लोग ऐसे थे जो मरकज में गए, बाहर निकले, फिर भी खुलकर नहीं बताया कि हम मरकज में शामिल हुए थे, यहाँ हम गए हैं, हमें आप क्वारंटाइन कर लीजिए या फिर हमें आप अस्पताल में भर्ती कराइए या आप हमारा टेस्ट कर लीजिए। ये उनकी बुद्धि में नहीं घुसा। बार बार पुलिस को उनके घरों से घुस कर डिटेल्स निकाल कर उन्हें पकड़कर निकालना पड़ा और उसके बाद में पुलिस ने पत्थर भी खाए, डॉक्टरों ने मार भी खाई। उसके बाद में आइडेंटिफाई किया गया कि भाई इतने सारे लोग मरकज से निकले हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से यूपी नहीं बल्कि पूरे देश के अलग अलग इलाके में त्राहिमाम मचा। उनसे केसेस ट्रांसफर हुए जाहिर तौर पर, लेकिन अब इनका जो पूरा सरगना माना जा रहा है यानी कि मौलाना साद, अब यह भी कहा गया कि इनको जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत पाक साफ हैं, इनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो भाई साहब आप हैं कहां, आकर बताइए तो कि मैं पाक साफ हूं। देखिए, मुद्दा ही वही है सृष्टि की, एक तरफ जहां कोरोना योद्धा और जीवन की जंग लड़ रहे हैं और अपने सारी चीजों को ताक पे रखे और लोगों के लिए लोगों के हित में उतरे हुए हैं इस समय, चाहे आप डॉक्टर की बात करें, पुलिस अधिकारियों की बात करें, मीडिया कर्मियों की बात करें, सफाई कर्मचारियों की बात करें, सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। सरकार के आला अधिकारी रात दिन काम कर रहे हैं। हर तरफ से ये कोशिश हो रही है कि किस तरह से काबू पाया जाए। और देखिए, ये तो किसी से छुपा नहीं है कि हिंदुस्तान ने नियंत्रण पा लिया था और अगर आप बाकी देशों के साथ मुकाबला करें, अमेरिका के साथ, यूके के साथ, इटली के साथ, स्पेन के साथ, हम बाकी देशों से, यूरोपीय देशों से बहुत आगे थे। और अब आप देखें कि उसके बाद जब ये मरकज वाला मामला सामने आया और तबलीगी जमात के लोग पाए गए संक्रमित, तो अपने आप में कितना विचलित करने वाला मामला था। और उसके बाद इनका सरगना जो है सामने नहीं आता, एक बिल में जाके छुप गया। और ये भी क्या समझाना पड़ेगा इस स्थिति, इस स्टेज पर आकर की संपर्क से ही संक्रमण होगा और ये छुआछूत की बीमारी है और इसका क्या प्रकोप है। देखिए, जहां पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए कि किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया करें और लोगों को राशन पहुंचाएं, वहां पर ये चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा है। इस समय क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग जगह जा रही है, जहां पर देखिए विपरीत स्थिति जब आती है तो हर एक जो सरकार के अफसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो मल्टीटास्किंग करते हैं और उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है। यहां पर जिम्मेदारी ये दी गई है कि आप खोज के लाइए पहले, तो आप खुद समझ सकते हैं कितने दुख की बात है। और यहां पर मैं बोलना चाहूंगा, ज्यादा दुख की बात है विपक्षी नेताओं की। कुछ विपक्षी नेताओं की भूमिका भी जो है बहुत ही हैरान करने वाली है, क्योंकि कारण एक शब्द आप नहीं बोलते, वैसे आप रहनुमा बनते हैं और एक शब्द आपने नहीं बोला। आप खुद ही उनको गुहार लगाइए, उनको मौलाना साद को बोलिए कि आप जहां पर छुपे हैं उसके मायने समझिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि छुपने की जरूरत क्या है, छुपने की क्या जरूरत है। छुपता वो है जो कोई गलत काम करता है। आप चीख कर चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, उनकी पैरवी की जा रही, तो आप छुपे क्यों बैठे हो? बिल्कुल, एक बात कुछ साफ हो जानी चाहिए कि आपने किसी भी बाकी जमातियों के बारे में नहीं बोला और तबलीगी जमात के भी सारे जितने इनके सदस्य हैं उनको नहीं बोला गया। सिर्फ वो लोग जो मरकज में गए थे उस आयोजन में और उनपे वो संदेह के घेरे में, और वो जब तक सामने नहीं आएंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे कि क्या वो कोरोना से ग्रस्त है, तो इलाज कैसे शुरू होगा। और आप खुद मायने समझ सकते हैं कि अगर वो छुपे बैठे रहेंगे और सामने नहीं आएंगे तो क्या संदेश जाएगा और क्या इसकी बीमारी और फैलेगी। आपने एक तरफ नियंत्रण करना है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने पहले ही बोल दिया कि हम बाकी, देखिए आज भी जो प्रेस वार्ता हुई तो उसमें साफ करा गया कि हम बाकी देशों के मुकाबले बहुत अच्छे हमारी स्थिति है, लेकिन ये कई कोनों में, हिंदुस्तान के कोनों में ये स्टेज 3 पे आ गया है। चेन तोड़नी थी, बार बार हर एक मन से गुहार लगाई जा रही थी, लोगों को समझाया जा रहा था कि हमने ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ना है और कम्युनिटी इंफेक्शन नहीं होने देना, और वही हुआ जिसका अंदेशा था। तो ये देखिए, बड़ा इस समय तो योगदान लोगों का ये होना चाहिए कि ये सबसे पहले सामने आए और इनका सरगना है। योगदान तो सर आप देख ही रहे हैं कि क्या योगदान है, जो पुलिस को इधर उधर के और ज्यादा पुलिस और तो मीडिया कर्मियों को भी मार पड़ रही है, धमकियां दी जा रही है, मीडिया कर्मियों को धमकी दी जा रही है, शूटिंग दे मैसेंजर।
चलिए मैं आगे बढ़ूंगी। फजील साहब भी हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर जुड़ चुके हैं। फजील साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। सर, बहुत सीधा, बहुत सिंपल सा सवाल है कि आखिरकार मौलाना साहब निकलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? बहुत मजलूम बन लिए कि हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, तो छुप कर बैठने की जरूरत क्या है? बार बार आप भाग जाते हैं, जो आपका एरिया पता चलता है कि आप यहाँ पर छुपे हुए हैं, फिर आप भाग जाते हैं, तो भागने की जरूरत क्या है? यहाँ पर आप सीधे आइए, टेस्ट कराइए, क्वारंटाइन होइए, जवाबदेही आपकी बनती है, जवाब दीजिए कि आखिरकार इतने लोगों को इकट्ठा करके क्यों बैठे थे, सरगना क्यों बने हुए थे, आपने कुछ किया थोड़े है, कोई गलत काम थोड़े किया जो आप चुप कर बैठे हैं? फजील साहब, क्या लगता है आपको? देखिए सृष्टि जी, आज 20,000 का पार हो गया आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव का, जिसमें जमात के लोग ज्यादा 500 के लगभग हैं। हाँ। तो 19,500 किन की वजह से फैल गया? वो कौन लोग हैं जो 19,000 पेशेंट बना दिए देश के अंदर? बहस आज इस पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और मौलाना साहब हमारे और आपके गुनाहगार नहीं है। हाँ। वो भारत के कानून के गुनाहगार हैं। अच्छा। तो कानून ने जो उनको अधिकार दे रखा है और जो तरीका बता रखा है, उस तरीके से वो अपना अदालत में जा करके करेंगे, या विवेचक अधिकारी उससे जाके मिल चुके हैं, जो भी कानूनी प्रक्रिया वो कर चुके हैं। अब जब अदालत उनको बुलाएगी तो जाएंगे। अच्छा। इसमें भागने और छिपने की क्या नहीं, तो मतलब पुलिस का तो कोई काम ही नहीं है। पुलिस को तो खत्म ही कर देना चाहिए। पुलिस का क्या रोल है सर? नहीं, पुलिस का क्या रोल है? नहीं, फजील अहमद वो डाकू ही है, वो डाकू ही है, वो चोर ही है, वो डाकू ही है, वो चोर ही है, वो डाकू ही है, वो चोर ही है। जो बड़ी बात, आप कुछ भी किसी को बोल सकती हैं। देखिए, आपका मुंह है, आपकी जबान है। हाँ, मेरा मुंह है, मेरी जबान है, मेरा जो मन कहेगा मैं बोलूंगी। मेरा मुंह है, मेरी जबान है, मेरा जो मन कहेगा मैं बोलूंगी। संविधान ने किसी को छूट नहीं दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, देश के संविधान ने। आपने फजील साहब, देखिए बहुत सिंपल मैं आपसे बात करना चाहती थी। आप एंकर पर मत आइए। पहले तो जो मुझे समझ में आता है, जितनी मेरी बुद्धि है मैं उतनी बात करूंगी। आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप बात मत करिए, आप बात मत करिए। नहीं, कोई ड्रामा नहीं हो रहा सर, यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं होता सर। यहाँ पर आप किसी ड्रामा कंपनी में नहीं आए हैं, ये पहले सुधार लीजिए अपने आप को कि कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है सर। पुलिस को हटा देना चाहिए। पुलिस का काम क्या है फिर? एक अपराधी को ढूंढने की कोशिश कर रही है पुलिस। हमारे देश में अपराध घोषित किया गया, इसको भूल गए हैं आप क्या? हमारे देश में अपराध घोषित किया गया है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पुलिस का काम है दंगा कराना। अच्छा। पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा। और आपका काम है कोरोना फैलाने का। और दिल्ली के अंदर पुलिस ने दंगाइयों भाजपा के प्रत्याशी। बिल्कुल, बहुत सही सर, बहुत सही। 19,000 लोग कहां से संक्रमित हुए ये सवाल आपने पूछ लिया, लेकिन 500 लोग जिन्हें संक्रमित करने का काम, 500 लोग जिन्हें संक्रमित करने का काम मरकज में किया गया, जिनके जरिए कितने लोगों को संक्रमित किया गया, उसका हिसाब है आपके पास में। ये कहां पर लिखा हुआ था? ये कहां पर लिखा हुआ था बताइए आप मुझे। कहां पर लिखा हुआ था कि ये लोग मरकज में जाकर इकट्ठा झुंड बनाकर रहेंगे, बाहर जाएंगे, अलग अलग इलाकों में लोगों को संक्रमित करेंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ये काम करेंगे, वो काम। पुलिस ने ही आइडेंटिफाई किया है मरकज के लोगों को, आपने नहीं किया है। आपने नहीं किया है भाई साहब, आपने नहीं किया है। पुलिस ने ही आइडेंटिफाई किया है, पुलिस ने ही निकाल कर लेकर आए हैं, और पुलिस ही मार खाई है। पुलिस के ही सर फूटे हैं, पुलिस के ही सर फूटे हैं, डॉक्टरों के ही सर फूटे हैं इन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करने में। अपने आप को थोड़ा सही कर लीजिए, थोड़ा सही कर लीजिए। मौलाना साहब कोई उन्होंने जुर्म नहीं किया है, कोई वो अपराधी नहीं है, तो आप बादशाह आदमी है, आप उनकी पूजा करिए जाकर, आप उनकी आरती उतारिए। उन्होंने इतने लोगों को संक्रमित कर दिया, इतनी बड़ी बातें उन्होंने छुपा कर रखी कि हजारों लोग यहाँ पर हैं, एक सरगना बनकर बैठे हुए हैं। पुलिस लगातार ढूंढ रही है कि कहीं और प्लानिंग ना चल रही हो, तो ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग है। और बहुत अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात, शर्म करो, मंदिरों की बात कर रहे हो, पहले अपने तथ्य जान लो। एक मिनट, नवरात्रों का पर्व हुआ था, हम लोग सब लोग घर में थे, हमने कन्या पूजन जो करा घर में बैठ के करा। तो वही तो बात है। आप पहले इल्जाम लगा रहे हो, पहले अपनी जानकारी पूरी कर लो, पहले जानकारी पूरी कर लो। मौलाना साहब
साद आपके नमाज घर में पढ़ा। आपका कोई पर्सनल रिश्ता है क्या मौलाना साद से? मेरे आपसे उम्मीद हम यहाँ पर बुलाकर ये करते हैं कि एटलीस्ट आप अपनी जुबान से कहेंगे कि मौलाना साद भाई साहब जहां कहीं भी हो निकलकर सामने आओ, बहुत बड़ा साहब हो, निकलकर सामने आकर बोलो कि हमने कुछ नहीं किया, अपना टेस्ट कराओ, अपना इलाज कराओ और लोगों को संक्रमित मत करो। आपसे एक्सपेक्टेशन हमारी ये होती है कि कम से कम एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते एटलीस्ट आप ये कम से कम अपनी जुबान से बोलेंगे जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। लेकिन आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आपको नजर नहीं आता है मौलाना साद है, वो मुसलमान है, इसीलिए वो कुछ भी गलत कभी कर ही नहीं सकते। आपने लिखकर ले लिया है ये कि वो एक मौलाना है तो वो कोई गलती नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी उन्होंने कर दिया हो। कंचन गिरी, आपकी नजर में हर मुसलमान गलत है। रहन दीजिए साहब, नहीं तो आपको यहाँ बुलाकर बिठाती नहीं, आपको अपनी डिबेट में नहीं बुलाती, आपको अपनी डिबेट में नहीं बुलाती। ये गंदी मानसिकता आपकी है, ये गंदी मानसिकता आपकी है, आपको डिबेट में नहीं बुलाती मैं। अगर ऐसा होता तो आपको डिबेट में नहीं बुलाती मैं, समझ लीजिए। एहसान नहीं करते हम समझ लीजिए, बस फजील अहमद बस। हम नहीं कहते बुलाओ। आतंकवादी है, उसको मौलाना कहना उचित नहीं है। भगोड़ा आतंकवादी है, ये देखो नासुराम गोडसे, सही नहीं है। ये नासुराम गोडसे बोल रही है। देखो साथ ही ये लोग जब जमाती जाते हैं हॉस्पिटल में तो उन्हें नर्सों के ऊपर थूका जाता है, कपड़े उतारे जाते हैं, अश्लील हरकत करते हैं। ये जमाती का वो अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छे हैं आपके। मौलाना तो नहीं बोलूंगी, वो भगोड़ा है, आतंकवादी है और आतंकवादी गतिविधि कर रहा है। कहाँ छुपा है आपका भगोड़ा? आज जो उसको शरण दिया है, जिसने शरण दिया है वो भी एक आतंकवादी है। मैं तो ये कहती हूँ, और तुम भी सबके हो, तुम भी देशद्रोही हो, तुम भी देशद्रोह का साथ दे रहे हो, एक भगोड़े का साथ दे रहे हो, एक आतंकवादी का साथ दे रहे हो, जिसने मानव बम का काम किया, जिसने मानव बम का काम किया, जिसने इतने सारे जमातियों को जो कोरोना वायरस का है, जगह जगह कोरोना वायरस फैलाने का काम सौंपा है, वो आतंकवादी ही है। और तुम उसका पक्ष ले रहे हो। अगर आप पक्ष ले रहे हो तो तुम भी एक आतंकवादी और भगोड़े का साथी हो। आतंकवादी को आतंकवादी नजर आता है। जी हाँ, जी हाँ, जो मानव बम का काम कर रहा है, जो मानव बम का काम कर रहा है, और एक जाके एक बिल में जाके, अरे शेर का काम होता है सामने सीना तान के खड़ा होना, वो तो चूहे के समान है, वो तो गीदड़ की तरह जाके बिल में छुप गया है। अगर उसमें जरा सा भी दम है ना तो सामने आके बताए ना। दम नहीं है, केवल भोंकना जानते हो। जब पैसे बढ़ते हैं, सरकार पैसा देती है ना, तो यही जमाती जाके बैंक में ना लाइन लगाते हैं, और जब कोरोना वायरस का जमाती देते हैं, लेते नहीं है। पत्थर मारते हैं, पत्थर। बिल्कुल एक कंचन गिरी जी, एक मिनट, कंचन गिरी जी एक मिनट। बिल्कुल फजील साहब बहुत सही कहा आपने, जमाती देते हैं लेते नहीं है। वो सीधे तौर पर कोरोना ही बांटते हैं, और मौलाना साहब जो उनके सरगना वो छुपकर कहीं आराम से बैठे हुए हैं, कहीं आराम से बैठे हुए हैं, फजील अहमद कहीं आराम से बैठे हुए हैं, खुश होकर कि जो चाहा था वो कर लिया, जो चाहा था वो कर लिया। बिल्कुल जमाती लेते नहीं है, जमाती सिर्फ देते हैं। ये महिला मंदिर का चढ़ावा है, लॉकडाउन में चढ़ावा नहीं है तो कुछ नहीं हुई है। लॉकडाउन का तो फॉलो तुम लोग तो कर नहीं रहे हो। ये मंदिर का चढ़ावा खा करके इतनी आवाज निकल रही है, किसी के गेट में थूक लगा रहे हैं। अगर किसी जमाती को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो वहां से फरार हो जाता है, तो क्या मंशा है आप लोगों की? क्या मंशा है तुम लोगों की? मीडिया का प्रोपेगेंडा है ये। ठीक है जी, कंचन गिरी जी मैं आऊंगी, प्लीज रिक्वेस्ट है, कंचन गिरी जी मैं आऊंगी, रिक्वेस्ट है। फजील अहमद आप एक ही बात बोलते हैं यहाँ पर आकर कि मीडिया का प्रोपेगेंडा है, आईसीएमआर की रिपोर्ट झूठ बोलती है, गृह मंत्रालय झूठ बोलता है, स्वास्थ्य मंत्रालय झूठ बोलता है, पुलिस झूठ बोलती है, डॉक्टर झूठ बोलते हैं, नर्सेस झूठ बोलती है, अदालत झूठ बोलती है, कोर्ट झूठ बोलती है, हर कोई झूठ बोलता है। फजील अहमद और मौलाना साहब सही बोलते हैं खाली। फजील अहमद और मौलाना साहब जो भागा हुआ है, जो भागा हुआ है, जो भाग गया है, जो छिपकर बैठा हुआ है, वो सच बोलता है खाली, है ना। हिंदुस्तान में हर एक नागरिक झूठ बोलता है। वो नर्सेस झूठ बोलती है,
जिनको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, वो डॉक्टर झूठ बोलते हैं जिनके सर पर पत्थर लगा, खून बह रहा है, जमीन पर पड़े हुए हैं, ये सभी लोग झूठ बोलते हैं। शर्म करो, शर्म करो, फजील अहमद, शर्म करो, शर्म करो। झूठा आरोप लगा रहे, ये झूठा आरोप है। अरे शर्म करो सर, घर में बैठकर क्या चाहिए, तो क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए फजील अहमद, कि तुम्हारे सामने कोई आए और डॉक्टर का सर फोड़े, तब तुम्हें सबूत चाहिए, तब तुम्हें सबूत चाहिए। निकल कर आओ अपने घर से, अपने घर से निकल कर बाहर आओ, अपने घर से निकल कर बाहर आओ। हिम्मत है तो अपने घर से निकल कर बाहर आओ और थोड़ा सा रोड पर खड़े हो जाओ। किसी से नहीं डरने वाले, डरने वाले नहीं हो, डरने वाले नहीं हो तो निकल कर घर से बाहर निकलो, जरा सा घर से बाहर निकलो। इसलिए फजील अहमद, जब 24 घंटे ड्यूटी करते हैं पुलिस वाले, जब 24 घंटे ड्यूटी करते हैं पुलिस वाले, जब 24 घंटे ड्यूटी करते हैं पुलिस वाले, उनका भी घर होता है, परिवार होता है। जब डॉक्टर 24 घंटे काम करता है, उनका भी घर होता है, परिवार होता है। तुम्हारी तरह घर में बैठकर इस तरीके की बयानबाजी नहीं करते हैं, इस तरीके की बयानबाजी नहीं करते। ये कान खोलकर सुन लीजिए आप, इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की हर एक जो घटिया बयानबाजी आप बैठकर यहाँ कर रहे हैं कि ना पुलिस वालों को चोट लगी, ना डॉक्टरों को चोट लगी, ना डॉक्टरों की चोट लगी। आप भोंक रहे हैं, आप भोंक रहे हैं यहाँ पर, आप भोंक रहे हैं यहाँ पर, तनख्वाह तुमको दी जाती है। अरे आप भोंक रहे हैं यहाँ पर। बात करने की तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है। पहले बात करने की तमीज सीख कर आओ, पहले बात करने की तमीज सीख कर आओ। फजील अहमद, बात करने की तमीज सीख कर आओ, बात करने की तमीज। कंचन गिरी जी एक मिनट। फजील अहमद, पहले बात करने की आप तमीज सीख लीजिए। चढ़ावा से इसकी जीविका चलती है। आराम से, आराम से, तुम्हारी तरह आराम से बात करो, आराम से बात करो, आराम से बात करो। फजील अहमद, आराम से बात करो। कंचन गिरी जी, जवाब देने की जरूरत नहीं है। कंचन गिरी जी, इनकी बात करने का जवाब देने की जरूरत नहीं है। फजील अहमद, अपने गिरेदान में झांक कर देख लीजिए, अपने शब्दों का ख्याल करिए। कंचन गिरी जी, मैं आवाज डाउन करवा दूं जिनकी बयान, कोई फायदा नहीं होगा। फजील अहमद साहब, अपनी जो जबान है उसको थोड़ा कंट्रोल करिए। जो शब्द आप बोल रहे हैं जरा चयन बड़े आराम से करिए। झूठे आप हैं, झूठे आप हैं, झूठ यहाँ पर बैठ रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ, तो वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब पुलिस इस भगोड़े मौलाना साद को जरूर गिरफ्तार करेगी, कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मैं सीधे रुक करना चाहूंगी फजील अहमद का। फजील अहमद, किसकी बात कर रहे थे? 15,000 रुपए कौन कमाता है? 15,000 रुपए कमाने वाली किसको बोल रहे थे? ये जो एंकर है ना टीवी पे बैठ करके जो भूख रहे हैं, अब मौलाना साहब जैसी शख्सियत को जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? हैसियत होती, ये किसको बोल रहे हैं फजील अहमद? एंकर को, सारे एंकर्स को बोल रहा हूँ। तुम्हारी इतनी औकात है, तुम्हारी औकात है बोलने के लिए, तुम्हारी औकात है? तुम बताओगे, तुम बताओगे? एक मिनट कंचन गिरी जी, कोई नहीं बोलेगा। फजील अहमद, तुम बताओगे? तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात से बाहर है ये सब, तुम्हारी औकात से बाहर है। एक मिनट कंचन गिरी जी, कंचन गिरी जी एक मिनट, कंचन गिरी जी एक मिनट। फजील अहमद, तुम्हारी औकात से बाहर की चीज है, समझ गए? तुम्हारी औकात से बाहर की चीज है, ये समझ लो। कहां पर बैठकर किसके बारे में बात कर रहे हो ये समझ लेना। आज किसी चैनल पर बैठकर बोल दिया है, आगे कभी हिम्मत मत करना किसी चैनल पर बैठकर किसी एंकर को, कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, औकात मत करना, जहमत मत करना कभी भी ये करने की जो तुमने आज यहां पर बैठकर कर दिया है। फजील अहमद, जूती के नोक पर भी नहीं रखती हूं तुम जैसे लोगों को, ये समझ लेना। अपनी औकात अपने अंदर रखो, अपनी जेब में रखो, समझे? तुम्हारे जैसे जाहिल और गवार लोगों की जगह इस डिबेट में बिल्कुल भी नहीं है, यह भी समझ लो। तुम्हारे जैसे जाहिल और गवार
कान खोलकर सुन लो, जाहिल हो, गवार हो, मानसिकता खराब हो चुकी है, कुंठित हो चुकी है, जहर भरा है तुम्हारी मानसिकता में, गंदगी भरी है तुम्हारी मानसिकता में। समझ गए? समझ गए? फजील अहमद नहीं, इनको हटाइए डिबेट से, फजील अहमद निकलो, फजील अहमद तत्काल निकलो यहां से, फजील अहमद यहां से निकलो। और आज के बाद एक मिनट कंचन गिरी जी, आज के बाद फजील अहमद तुम न्यूज़ 1 इंडिया की डिबेट में नहीं दिखाई दोगे। कंचन गिरी जी एक मिनट, आज के बाद न्यूज़ 1 इंडिया की डिबेट में तुम दिखाई नहीं दोगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम किसी एंकर की औकात दिखा पाओ, समझे? क्योंकि तुम्हारी औकात खुद एक पैसे की नहीं है। यहां से हटाइए ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जो खुद को मौलाना कहते हैं, फर्जी मौलाना कहते हैं, ऐसे लोगों को डिबेट में बिल्कुल भी स्थान देने की जरूरत नहीं है, जो किसी भी मर्यादा का ख्याल रखना नहीं जानते हैं कि कहां पर बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों की जरूरत न्यूज़ 1 इंडिया पर बिल्कुल भी नहीं है। यह बात बहुत क्लियर तरीके से मैं बोल रही हूं, अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूं कि ऐसे घटिया सोच वाले लोग हमारे चैनल पर कभी नहीं बैठेंगे। बिपिन जी, मैं देखिए ये बोलना चाहूंगा, पहली बात देखिए कितना दुख हो रहा है इस समय कि महिलाओं के साथ किस तरह से पेश आना है, क्या बात करनी है। कमाल की बात है, मानसिकता आपकी ऐसी हो गई। उधर ऊपर से बार बार आपको समझाया जा रहा है कि तबलीगी आपके सारे जमातियों को नहीं संदेह के घेरे में लिया, और ये धर्म की बात नहीं है। बार बार आप खुद बोलते हैं, जब आपसे पूछा जाता है कि देश बड़ा कि धर्म बड़ा, आप खुद स्वीकारते हैं, आप बोलते हैं देश बड़ा है हमारा। अरे भैया देश बड़ा है तो मिर्चें क्यों लग रही है अगर मौलाना के बारे में बात कर रहे हैं तो? कमाल है। अब हम इधर जब आसाराम बाबू के बारे में उनको हिरासत में लिया गया तो हमने स्वागत करा, भले उसमें कई हिंदू लोगों के धर्म गुरुओं को आपत्ति हुई होगी, लेकिन हम पत्रकारों ने स्वागत करा। जो गलत है उसको गलती बोला जाएगा। और रही बात महिलाओं के साथ कैसे पेश आना है, पहले आप सीखिए, क्योंकि देखिए कितना आपत्तिजनक बयान करा है आपने। मैं उसमें कड़ा विरोध करता हूं, क्योंकि आप देखिए, आप डॉक्टरों की परवाह नहीं करते, पुलिस कर्मियों की परवाह नहीं करते, उधर से आप मीडिया कर्मियों को आप बेतुका बोलते हैं। आप तो घर में बैठे, उनको देखिए, सृष्टि को इस समय स्टूडियो में क्या अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रही? उनके परिवारजन नहीं है? आप खुद देखिए ना कि क्या कर रहे हैं आप। और हम तो ये चीज समझते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहां पर, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैं मजबूरन बोल रहा हूं। देखिए, मैं भी किसी एक मुस्लिम महिला के पास काम करा करता था, और आपस में वो सम्मान था। वो मुझे बोलती थी, भले ही उनका धर्म कुछ और था, मेरा धर्म कुछ और था, मैं बोलता था मैं आपके लिए मंदिर में जाके दुआ करूंगा, वो कहती मैं आपके लिए करूं। तो ये सद्भावना होती है, ये नहीं कि हम एक दूसरे पे ऐसे आरोप प्रत्यारोप करें। और ये संकट की घड़ी है, चुनौती की घड़ी है। आपको मायने पता है कि कोरोना के क्या मायने है? महामारी है, महायुद्ध है इस समय, और हम लोगों को एक सुर में सुर मिलाना है, ना कि हम धर्म को ऊपर कर दें। आपको लग रहा है आपके धर्म गुरु, आपने बोला हमारे आराध्य है, अरे भाई जो गलत करेगा तो उसको गलती बोला जाएगा ना। साथ में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए हमें एक चीज समझनी है, मैं दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा कि आप ताहिर हुसैन की बात करें, शर्जील इमाम की बात करें, या शाहरुख की बात करें जो दंगाई थे, या जब ये दंगे हुए दिल्ली में, तो देखिए वो अलग मुद्दा था। तो आप मौलाना साद की जो बात करेंगे, ऐसे सरकार की तरफ से भी ऐसे कोई कदम नहीं होंगे। मैं तो सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो समझ रखता हूं ये बोल सकता हूं कि जब तक वो सामने नहीं आएंगे, कैसे शुरू होगा इलाज? क्योंकि क्या पता, पहले तो ये पता लगाना है कि वो संक्रमित है या नहीं है, और दूसरी बात की और लोगों के बारे में बताएंगे। मंशा उनको बतानी है कि क्या उसके मायने थे, अगर वो सब लोग मरकज में शामिल हुए थे उसके पीछे क्या मंशा थी, और कौन कौन लोग हैं। क्योंकि ये फजील अहमद बोल रहे हैं 500 लोग, ये नहीं बात है, 2500 लोग वहां पर थे उस मरकज में शामिल, और अमूमन 10,000 तक लोग वहां पर होते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस समय ये समय की पुकार है, समय की मांग है कि इनको सामने आना चाहिए, और वही गुहार लगाई जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम हर जगह जा रही है। ये सिर्फ मरकज का मामला नहीं है, सिर्फ उन जमातियों का मामला नहीं, पूरा देश का मामला है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई, मामला है, लॉकडाउन की अवधि फिर दोबारा बढ़ा दी गई। आप समझ सकते हैं, अगर लॉकडाउन की अवधि दोबारा बढ़ा दी जाएगी तो आप क्या समझते हैं? ये जो घटिया सोच फजील अहमद के रूप में हमारे चैनल पर अभी बैठी थी, ऐसी सोच का प्रॉब्लम है जिसका इलाज दिनेश जी को करना धर्म से ऊपर आपका देश है। दिनेश जी के पास मैं आऊंगी। दिनेश जी, ऐसी घटिया सोच, ऐसे घटिया लोग, ऐसी घटिया मानसिकता एक या दो नहीं है, ये तो एक नमूना था खाली आपके सामने। मैं तो चाहता तो उस आदमी को आप बैठा के रखते, कम से कम उत्तर सुन के हो जाता, लेकिन वो चला गया, इसलिए मुझे बड़ी तकलीफ है। देखिए उस आदमी की जरूरत ही नहीं थी इस डिबेट में, अवसर मिलता। और दूसरी बात के लिए इसलिए मुझे ठीक है कि आपने भेज दिया, कम से कम दर्शक और हम आप उसका कम से कम चेहरा नहीं देखेंगे, लेकिन ये जमातियों का चेहरा है जो अभी फजील अहमद यहाँ बैठकर फाजिल बातें कर रहे थे।
ये जमाती का एक चेहरा है, ये मोहम्मद साद का एक चेहरा है जो फाजिल के रूप में यहाँ बैठा था। ना तो ये मुसलमान है, ना ये मुस्लिम स्कॉलर है। ये मुसलमान के नाम पे कलंक है, ये स्कॉलर के नाम पर कलंक है। जिनके पास कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है, जिनकी सोच इतनी गंदी है, आप उनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? आप सिर्फ फाजिल अहमद को देखकर आप समझ लीजिए कि मोहम्मद साद उस मरकज में, उस जमात में क्या शिक्षा देखते थे। वो जमाती जो बाहर निकलकर गाजियाबाद के अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों से असली हरकतें उनके सामने करते हैं, जो द्वारिका में बोतलों में पेशाब करके लोगों को ऊपर फेंकते हैं, जो इंदौर में लोगों को ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, जो मेरठ सहारनपुर में लोगों, पुलिस वालों पर, डॉक्टरों पर जो पत्थरबाजी करते हैं, वो उसका एक जीता जागता उदाहरण आज न्यू वन इंडिया में फाजिल अहमद के रूप में बैठकर हम लोगों ने देखा। ये है मोहम्मद साद का असली चेहरा, ये है मरकज का असली चेहरा। आज जिसकी बात कर रहे हैं, अरे सृष्टि जी, अगर एक जमात ना होती तो आज उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान भी शायद कोरोना मुक्त के कगार पर होता। आज उत्तर प्रदेश में 59%, तमिलनाडु में 84%। अरे क्या हालात बना दिया है जमातियों का, और बैठ के उनके प्रवक्ता बने थे। इनको शर्म नहीं आ रही थी। मैं तो चाहता था इनके सामने मैं उत्तर देता। इस व्यक्ति को शर्म नहीं आती है, इसके पास शब्दों का अभाव हो गया है। भाई शब्दों के अभाव, दिनेश जी एक मिनट, शब्दों के अभाव के कारण ही उन्होंने दिशाहीन कर दिया चर्चा को। वो व्यक्तिगत हो गए, देखिए वो पर्सनल हो गए, वो आपस में मीडिया पे सवाल उठाने लग गए, शूटिंग द मैसेंजर जिसको बोलते हैं, वो तनख्वाहों पे पहुंच गए। देखिए ये क्या बात है। ठीक है, कंचन गिरी जी। देखिए ऐसा है कि जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो जो इनके जो भगोड़े मौलाना है, जैसा वहाँ पे मरकज में इनको सिखाया, पढ़ाया गया, तालीम दिया गया, उसी हिसाब से वो लोग चल रहे हैं। अगर अच्छी तालीम दी हो जाती तो आज इस तरह जितने भी जमाती है इस तरह से उसकी भाषा नहीं होती। चाहे वो मीडिया कर्मी के ऊपर उंगली उठा रहे, आज पुलिसकर्मी पे उंगली उठा रहे, डॉक्टर भी बुरे हैं, नर्स भी बुरे हैं, सारी दुनिया बुरी है। वो लोग जमाती बहुत अच्छे हैं और उनके शब्द सुनिए कितने मतलब अभद्र शब्द, और महिला एंकर के ऊपर इस तरह से वो लोगों की भाषा है। तो आप सोचिए उनके जहन में कितना जहर होगा। जब वाणी में इतनी जहर है तो मन में कितना जहर मोदी होगा। नफरत तो समझ आती थी। तो अभी ये देखिए कि वो जहर समाज में मतलब समाज के लिए एक कलंक है। ये पूरी समाज को किस तरह से ये दूषित करते होंगे, किस तरह से और आतंकवादी गतिविधि तैयार करते होंगे। बोलते हैं ना, अगर आप किसी के हाथ में हथियार देख लेंगे सृष्टि जी, तो आपको ये डर लगेगा ये सामने वाला गोली मार देगा। लेकिन जब ब्रेन वॉश किया जाता है, वो भी गलत तरीके से, गलत शिक्षा देके, तो ये जो अभी बैठा था, जो बक रहा था, उसी की तरह ये जितने जमाती तैयार होते हैं, उसी की तरह ये सेना तैयार होती है। तो इनकी जहर जो है मन और दिमाग में भरा हुआ है और ये पूरे देश को दूषित कर रहे हैं। ये देश में कलंक है, ये लोग आतंकवादी हैं, इनको इस देश से निकाल देना चाहिए। देखिए कंचन गिरी जी, ऐसे लोग आते हैं, देश में कोई बहुत कुछ गंदा, बहुत कुछ उल्टा, बहुत कुछ जहर और घटिया बोलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चिपकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। बहुत सारे मीडिया वाले फील्ड में मार भी खाते हैं, पत्थर भी लगते हैं, चोट भी लगती है, धमकी भी मिलती है, फोन भी आते हैं, बहुत सारी चीजें होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम जो है हम लगातार ऐसे करते रहेंगे, लेकिन ऐसे घटिया लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं देंगे। मैं आना चाहूंगा, दो बातें बोलना चाहूंगा। देखिए 9 नवंबर 2019 को जब राम मंदिर का निर्णय आया तो मैं हैरान हो गया। हम लोग प्यार से बात कर रहे हैं चर्चा में, और हम लोग ये कर रहे थे कि अब देखिए मंदिर मस्जिद से ऊपर बात करनी है, देश की बात करनी है, देश सर्वप्रथम और सबसे पहले देश का हित। हम लोग वहां बात कर रहे हैं, वहां पर भी लोग पर्सनल अटैक कर रहे थे और मेरे को कितना कुछ सुनना पड़ गया था। खैर, मैं दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा। देखिए कि मैं खुद जब नोएडा के स्टूडियो से मैं दिल्ली रहता हूं, तो दिल्ली जाता हूं, तो मैं कभी कभी बीच में पहले शाहीन बाग के रास्ते आता था। मेरा एक दोस्त रहता है, मुस्लिम है वो, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए आपस में हमारे में एक ऐसा सद्भावना, ऐसा प्यार, और मैं उसको कभी कभी बीच में बोलता था कि मैं थक गया हूं तो मुझे आप चाय या उसकी व्यवस्था करिए, तो रास्ते में रुक कर। और आप आज देखिए हाल। तो मैं इसके पीछे बोलना चाहूंगा, कुछ जो अपने आप सेल्फ स्टाइल्ड बोलते हैं, समाज के ठेकेदार और धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, वही बीच में दरार लाते हैं।
क्योंकि ये तो वही देश है जहां पर फूल वालों की सैर निकाली जाती थी और रिवायत रही है। आपस में हिंदू मुसलमान बड़े प्यार से रहते हैं और कभी भी किसी ने कोरोना क्या किसी का धर्म देख के आएगा या संक्रमित तभी करेगा धर्म देखकर कि आप सिख भाई हैं, कि आप ईसाई हैं, कि आप हिंदू हैं, कि आप मुस्लिम हैं? ऐसा तो नहीं है। या डॉक्टरों ने भेदभाव कराओ कि भाई हम मुस्लिम का नहीं करेंगे, हम सिख भाई का नहीं करेंगे, हम हिंदू का नहीं करेंगे, ऐसा तो है ही नहीं। अपनी जान जोखिम में डालकर, और आपके पास खुद वो आंकड़े आए हैं कि डॉक्टर भी कितने संक्रमित हुए हैं और किस तरह से उनके मकान मालिक उनको घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं। तो कितनी विपरीत परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं। ऐसे समय जब हमें उनका साथ देना चाहिए और देश के सरकार का साथ देना चाहिए, हम आपस में नुक्ताचीनी में लगे हुए हैं, हम आपस में यहां लगे हुए हैं, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा, आपका योगदान यह बनता है, आप गुहार लगाइए, आप अपील करिए कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौलाना साहब जहां पर भी छुपे हैं, आज क्राइम ब्रांच हर जगह जा रही है, ध्यान वहां पर जा रहा है जहां पर इस समय दायित्व यह बनता है सारे सरकार का भी, अधिकारियों का, कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे बढ़िया करा जाए। क्योंकि अगर आप अमेरिका के आंकड़े ले तो वहां पर जो 5 लाख टेस्ट कराए थे तो उसमें से 88,000, और हिंदुस्तान की बात करें तो 20,000। हम लोग लाख गुना अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, इटली से, स्पेन से हम ऊपर हैं। तो ये तो क्योंकि, और आबादी को देखिए आप, एक तरफ हमारी, और उसके बावजूद हमने कितने अच्छे तरीके से स्थिति को नियंत्रण में कर लिया था। लेकिन आपको गलत को गलत ही बोलना पड़ेगा और यहां पर सबका योगदान यह बनता है कि आप अपील करें। कोई किसी सारे जमातियों को कोई संदेह के घेरे में नहीं ले रहा, ना उन पे कोई इल्जाम लगा रहा है, ना कोई मुस्लिम, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो आप फिर क्यों देश, जब आप खुद बोलते हैं, कथनी और करनी में फर्क क्यों लेके आते हैं? आप बोलते हैं देश बड़ा है, तो आप वो अपनी बातों में भी आप वो करके दिखाइए। देश बड़ा है तो अपना कर्तव्य निभाइए। अधिकारों के लिए तो सड़क पे चले जाते हैं, शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग करते रहते थे। उसके बाद भी जब शाहीन बाग से भी आपको हटाया गया था तब भी आप धमकी देके गए थे हम दोबारा आएंगे। अरे भाई, ये भी क्या समझाना पड़ेगा आपको कि वो आपके हित के लिए था, और सरकार आपको अगर कुछ बात बोल रही है तो हुक्म नहीं चला रही, आपके हित के लिए है सरकार। बिल्कुल। तो दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, बहुत बड़ा सवाल है सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक संरक्षण। आखिरकार संरक्षण पर भी सवाल यहां पर उठना चाहिए कि किसका संरक्षण मिल रहा है आखिरकार। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर अभी हो रहा था ना, और अभी सरकार वो काम भी कर रही है कि अगर ये जमाती अगर अभी तक कहीं छुपे थे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन अब उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है जो इनको छुपा कर रखे हैं। इनके जो आका हैं, इनको जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, और जो फजील अहमद की तरह लोग हैं जो बैठकर यहां फर्जी प्रवक्ता बनते हैं, ये जमात के प्रवक्ता नहीं है, इनको कोई काम मिलता नहीं, इनको कोई पूछता नहीं है। तो इस तरह से जब भी सरकार की कोई विरोध की बात होगी तो फजील अहमद जैसे लोग किसी न किसी पार्टी के कभी प्रवक्ता बन जाएंगे या किसी न किसी संस्था के बिना बुलाए प्रवक्ता बन जाते हैं। ये कहीं से कोई प्रवक्ता नहीं है, ये कहीं से कोई मुस्लिम स्कॉलर नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है, और ऐसे समय में सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और आज सरकार पूरी तन्मयता के साथ इस पर काम कर रही है, और कल सरकार की कैबिनेट ने इस पे एक नया कानून भी बनाया हुआ है कि अगर आप इन वॉरियर्स के खिलाफ अगर कुछ आप करेंगे तो आप भी उस कानून के दायरे में होंगे, और उसकी अलग से एक जांच कमेटी बनेगी और उसके लिए आपको सजा भी मिलेगी। सरकार पूरी तरह से सजग है, और फजील जैसे 50 प्रवक्ता लग जाए। बिल्कुल। देखिए दिनेश जी, सरकार प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, हम वो देख रहे हैं। ठीक है, वो वॉरियर्स के लिए या पत्रकारों पर हमला ना हो इसके लिए जो कुछ भी चीजें वो कर रहे हैं बेहद सराहनीय वो कर रहे हैं। लेकिन अपनी तरफ से मैं यहां पर न्यूज़1 इंडिया की तरफ से खुद ये बात बोलना चाहती हूं अपने दर्शकों के लिए भी, और ये समझाना बहुत जरूरी भी है। देखिए, ये फजील अहमद जैसे घटिया लोग कुछ भी बोले, कितना भी अनाप शनाप बकले, क्योंकि जब कुछ भी नहीं बचता है तो सीधे मीडिया को गाली दे दो, सबसे आसान काम होता है। शुरू से मीडिया गाली खाती आई है, चाहे इलेक्शन हो, कोई आंदोलन हो, कुछ भी हो, मीडिया को हर प्लेटफॉर्म पे हर एक व्यक्ति जिसे सच कड़वा लगता है वो सिर्फ गाली देता है। और यहां पर बैठकर फजील अहमद भी वही कर रहे थे, कुछ नया नहीं कर रहे थे, जो आए दिन आपको देखने को मिल जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जो हमारा काम है हम करते रहेंगे। जितनी गाली आपको देनी है आप दीजिए, आपको मुबारक है। लेकिन अपने प्लेटफॉर्म पर अपने चैनल की जिम्मेदारी मैं जरूर ले सकती हूं कि मेरे चैनल पर न्यूज़1 इंडिया पर फजील अहमद जैसा कोई भी घटिया मानसिकता वाला व्यक्ति, घटिया सोच वाला व्यक्ति कभी भी यहां पर नहीं बैठेगा। और अभी से ही, इसी समय से ही यह भी बोलती हूं कि हमारी डिबेट में आज के बाद फजील अहमद दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता हमें अपने दर्शकों को नहीं परोसनी है। हमें उनको सच दिखाना है, और ऐसे लोगों का सच हमने बखूबी दिखाया है। पूरा नकाब जो ओढ़कर बैठे हुए थे, मौलाना स्कॉलर बने यहां पर बैठे हुए थे, वो नकाब यहां पर हट चुका है कि क्या संस्कार है, क्या मानसिकता है, कैसे बात करनी है,
किससे बात करनी है, किन शब्दों का चयन करना है डिबेट में बैठकर। आपके जिनको आप शिक्षा देते होंगे, आप मौलाना हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपसे यही ज्ञान प्राप्त करेंगे कि आप कल को किसी डिबेट में जाएंगे अपने समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप सामने बैठे पैनलिस्ट को या फिर एंकर को गाली देने लगेंगे। इसके अलावा आपको कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से आप जाहिल हैं, जो हम लगातार पहले दिन से कह रहे हैं कि वो जाहिल जमाती भी हैं, वो जाहिल मौलाना साद भी है, और वो जाहिल फजील अहमद जैसे लोग भी हैं जो यहां पर बैठकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इनको बुलाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है कि कम से कम एक मौलाना है, एक स्कॉलर है जो उसी समाज से जुड़ा हुआ है जिस समाज के तमाम लोग संक्रमित हैं और पूरी सोसाइटी को संक्रमित कर रहे हैं। कम से कम उम्मीद करते हैं कि ये बैठेंगे यहां पर, अपने समाज के लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करेंगे कि समझिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मामला नहीं है, पूरे देश को, पूरे समाज को, अपने मोहल्ले को, अपने परिवार को ले डूबेंगे। लेकिन इनकी बुद्धि में नहीं घुस रहा है। इनकी बुद्धि में हिंदू मुसलमान डॉक्टर, ये पुलिस हमें ले जाएंगे, हमें मारेंगे, हमें पीटेंगे, अल्लाह हमारी रक्षा कर लेगा। तो भाई साहब, घरों में बंद हो जाओ, पुलिस डॉक्टरों को छोड़ दो, और लोगों के लिए और लोग का इलाज करेंगे। लेकिन ऐसे घटिया लोग हमारे चैनल पर अब तो नहीं आएंगे, मैं इसकी गारंटी लेती हूं। बस बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसा है कि मैं ये बोलना चाहूंगा कि तबलीगी जमात के जब ये सामने आया था मामला मरकज वाला, उसके पहले क्यों हम भूल जाते हैं कि कनिका कपूर का मामला उजागर हुआ था? तब तो धर्म की बात नहीं हुई, वो याद नहीं रहता सर, तब वो याद नहीं रहा कि कितने समय, कम से कम जो जहां तक मेरा ध्यान जाता है कि कम से कम 8 दिन मीडिया में यही चर्चा थी, और ये देखा गया, ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहां गई है कनिका कपूर, और काफी, तो वहां पर धर्म से क्यों? तो धर्म तो ये कौन लोग लेके आता है, कौन लोग बीच में धर्म को जोड़ते हैं? इस समय ध्यान ये जाना चाहिए था कि जिस तरह से अमेरिका और पहले चीन की ट्रेड वॉर हुई थी, तनातनी को लेकर पूरा विश्व ग्रस्त था, इकोनॉमिक स्लोडाउन को लेकर जीडीपी के आंकड़े नीचे आए हुए थे। एक तरफ आप सरकार को गिरते हैं, आप सरकार को बोलते हैं भाई कहां जा रही है आपकी जीडीपी और रोजगार कहां है, तो आप खुद देख रहे हैं अब मामला ठप रहेगा, अवधि बढ़ती रहेगी लॉकडाउन की, तो कहां देश जाएगा, और फिर आप कैसे घेरेंगे सरकार को? और यहां पर तो अब अमेरिका ने तैयारी कर ली है कि वो मुकदमा करेगा चीन पर कि ये वायरस कहां पर कोरोना का था, जबकि वो अलग बात है कि इसको WHO बोल रही है कि ये जो कोरोना वायरस है बैट्स को लेकर, चमगादड़ों को लेकर है, और वहां से ये बीमारी आई। तो ये अब देखिए, मुद्दा ये होना चाहिए, क्योंकि ये वायरस किसी को दिख तो रहा नहीं है, और कि इसको उसी तरह से यहां पर दूसरा चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है कि वो जो एक ऐसी जगह जाके छुप गए मौलाना साहब कि सारा ध्यान वहां पर जा रहा है इस समय। तो जो ये सरकार का कीमती समय है या क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का समय है, तो वो और अच्छी जगह पर वो लग सकता था, उसका सदुपयोग हो सकता था। यहां पर ध्यान जो है कीमती समय वो नष्ट हो रहा है। बिल्कुल। दिनेश जी, आज न्यूज ऑन इंडिया ने एक अच्छी पहल की है। सृष्टि जी, आपने ऐसे जाहिल आदमी को कम से कम चैनल पर आने, आपने लाइव डिबेट में उस व्यक्ति को हटाया है, और भविष्य में उसको ना बुलाने के लिए भी आपने बात की। मुझे लगता है बाकी चैनलों को भी ऐसी नसीहत लेनी चाहते। ये असल में ऐसे लोग हैं सृष्टि जी कि पहले ये चैनल में आने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, और जब आते हैं तो इस तरह से विस्मरण करते हैं। ये इन्हीं को अर्बन नक्सली कहते हैं कि इनको अवसर मिले, अवसर जब इनको मिलता है तो असली रूप ही दिखाते हैं धीरे धीरे। तो मुझे लगता है एक सराहनीय काम आज न्यूज ऑन इंडिया ने और सृष्टि जी आपने किया है। बाकी न्यूज चैनलों को भी चाहिए कि कम से कम ऐसे जो नक्सली हैं, जिनको अर्बन नक्सली हम कहते हैं, उनसे सचेत रहें और अपने यहां उनको कोई स्पेस ना दें, क्योंकि जब भी ये जगह पाएंगे, क्योंकि इनके पास ना अपनी कोई सोच है ना कोई पढ़ाई है, ये फर्जी मुस्लिम है, ये फर्जी मुस्लिम स्कॉलर हैं, इसलिए जब भी ये बैठेंगे तब भी वो नफरत की बात करेंगे और ऊंची मानसिकता की बात करेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ अच्छा करने के लिए और अच्छा कहने के लिए है ही नहीं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये इतने दिनों से फजील अहमद बहुत अनाप शनाप गलत बोल रहे थे, हम यही उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम आएंगे तो इस बार बुद्धि सुलझी होगी। आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लोग संक्रमित होते जा रहे हैं, यूपी में ज्यादातर मुसलमान ही हैं जो संक्रमित हो रहे हैं। नाम कोट करने की यहां जरूरत नहीं होती है, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि अपने ही लोगों को, अपने ही समाज के लोगों को, अपने ही घर परिवार वालों को हम खाए जा रहे हैं, सिर्फ इसी चक्कर में कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, हम इनसे इलाज नहीं कराएंगे, हम डॉक्टर के यहां नहीं जाएंगे, हम पुलिस वालों को मारेंगे क्योंकि हमें नहीं कराना है इलाज। हर मामले में कोई कानून पास हो जाए, कोई नियम हो जाए, कोई इलेक्शन हो, कुछ भी हो, हर मामले में यही कहना है क्योंकि बुद्धि नहीं है, समझ में नहीं आता है। यहां से बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, समझ में नहीं आता है। ये डिफरेंस है पढ़े लिखों में और गवारों में, ये डिफरेंस है। ये पढ़े लिखे नहीं है, ये गवार हैं। इसीलिए कंचन गिरी जी, मैं आऊंगी सर इसके बाद।
जब सरकार की तरफ से कुछ निकलता है कि आज ये सरकार सुविधा दे रही है, तब ये लाइन में खड़े हो जाते हैं, तब ये पेपर भी भूल जाते हैं, अपना आधार कार्ड भी दिखाना भूल जाते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं कि हमें राशन भी फ्री मिल रहा है, पैसे भी फ्री मिल रही है। तो ये इस तरह के लोग हैं। मैं देखिए बोलना चाहूंगा, सबसे पहले दो बातें बोलकर विराम दूंगा कि पहली बात, महिलाओं का सम्मान, ये भी क्या कोई सिखाना पड़ेगा कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना है और आप उनके साथ कैसे पेश आएंगे? तो ये तो देखिए अपने संस्कार हैं, ये आप खुद सीख के आते हैं और उसके बाद आप ऐसी ओछी बात करें दूसरों पर। देखिए हम पे करते हैं, हम तो आदत हो पड़ गई है हमारी। सुनिए, मैं वही बोलना है, ये लोग अपनी महिलाओं, मुझे कितना कुछ सुनना, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर कई बार ही कर चुका हूँ। हम भाई भाई करके बात करते हैं, प्यार से सद्भावना की बात करते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, देखिए धर्म की बात, अभी पूरे देश में दिल दहलाने वाली घटना हुई पालगढ़ में, और वहां पर क्या देखा हमने महाराष्ट्र के एक जिले में कि वहां पर दो साधुओं की निर्मम हत्या हुई। तो देखिए कौन लेके आता है धर्म की बात बीच में? यही देखिए, ये भी सोच का विषय है कि आज जो लोग चुप बैठे हैं, कहीं दूसरे धर्म के समुदाय के होते तो कितना हो हल्ला मच चुका होता। तो जो पहले दूसरों को सांप्रदायिक बोलते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे और उनको कोई आईना दिखाए तो वहां पर गले उतरता नहीं है, वहां मिर्ची लगती है। देश को एक सुर में बात करनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप सभी कास्टमैनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चुप बैठी है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक पत्रकार को हर मामले पर गाली सुननी पड़ती है, बहुत जगह मार भी खानी पड़ती है। ये बहुत वाकया आपने सुना है और देखा है, उसका लाइव एग्जांपल आपने आज यहां पर भी देखा कि एक पत्रकार को जब कोई सवाल का जवाब ना हो, अपने जहन में और अपने दिमाग में जब कीड़ा भरा हो, गंदगी भरी हो, तो आप एक पत्रकार पर सवाल उठा सकते हैं, वो महिला हो या पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि हम लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना हम कभी डरे थे, ना डरेंगे और ना आने वाले समय में कभी भी डरेंगे। जो सवाल पूछना है वो पूछेंगे, आपको जवाब में जवाब नहीं देना है, गाली देनी है तो बिल्कुल गाली दीजिए, आपके साथ में यही होगा जो आज फजील अहमद के साथ में हुआ है। और रही बात पैसे कमाने की कि 1 रुपया कमाया, 2 कमाया, 5,000 कमाया, 10,000 कमाया, जितना कमाया, मान लीजिए 15,000 ही कमाया, लेकिन अपनी मेहनत के कमाया और 1 नंबर में कमाया। आप कहां से कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, अपने समाज में किस तरीके से महिलाओं को रखते हैं, कैसे चलाते हैं चीजों को, वो किसी से छुपी नहीं है। मुझे बोलने की और बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी सोच बहुत घटिया है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि मैं बार बार इस्तेमाल करती हूं इसीलिए क्योंकि विनाश सर पर मंडरा रहा है और बुद्धि ऐसे लोगों की विपरीत हो चुकी है। तो ये लगातार गालियां देते रहेंगे, मीडिया वालों को भी उनको बताते रहेंगे कि आपकी औकात क्या है, आप कितना पैसा कमाते हैं, आप कैसे रहते हैं, आप हैं क्या, आप इसी तरीके से भौंकते रहेंगे, इसी तरीके से बोलते रहेंगे। लेकिन न्यूज़ 1 इंडिया पर बैठकर, न्यूज़ 1 इंडिया चैनल पर, न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से सीधे सिर्फ एक संदेश है, सिर्फ एक बात है कि आपको जितना भौंकना है आप भौंकिए, आपको गाली देनी है आप गाली दीजिए, आपको मारना है तो आपकी हिम्मत नहीं है, आपको जो करना है आप करिए। लेकिन यहां पर बैठकर हमारा जो धर्म है, जो हमारा काम है, वो न्यूज़ 1 इंडिया करता रहेगा। बाकी आपकी सोच, आपकी मानसिकता आपको मुबारक। नमस्कार।